Hello everyone, welcome to my YouTube channel संजू नीट प्रिपरेशन। सो लास्ट लेक्चर हमने किया था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में, वो प्रैक्टिस सेशन 6 था। तो आपको शायद आई होप कि आपको उससे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो आज हम इस चैप्टर सेशन में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में करेंगे और इससे कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो नीट में आ सकते हैं, और ये हमारा प्रैक्टिस सेशन 7 रहेगा। सो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। लेकिन मैं आपसे सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आर क्यू क्या है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आर क्यू होता क्या है। आर क्यू इज़ द रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। ठीक है, अब आर क्यू को फॉर्मूला में डायरेक्ट एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप डायरेक्ट टिक करके आंसर आगे बढ़ जाएंगे। और मान लिया अगर फॉर्मूला नहीं आया तो फिर आप क्या कर सकते हैं, तो ये तो आपको एक ऑप्शन होगा, आप तुक्का मारेंगे या तो फिर आप क्वेश्चन छोड़ देंगे। ठीक है, हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए में C/N, ऑप्शन बी N/C, ऑप्शन सी CO2/O2 एंड ऑप्शन डी O2/CO2। तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइए। एनसीईआरटी का फॉर्मूला बेस्ड आंसर है, बताइए। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी CO2/O2, क्योंकि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 जो इवॉल्व होती है और वॉल्यूम ऑफ द O2, मतलब कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड O2 कंज्यूम होती है रेस्पिरेशन में, उससे हम रेस्पिरेटरी क्वोशेंट कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से इसको डिराइव करता हूँ, एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसका कि रेशियो ऑफ CO2 एंड O2 जो रेस्पिरेशन, इनका वॉल्यूम जो रेस्पिरेशन में कंज्यूम्ड होता है उससे हम रेस्पिरेटरी क्वोशेंट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी CO2/O2। ये सब फॉर्मूला है एक प्रकार का, आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए एसिटाइल कोएंजाइम है, ऑप्शन नंबर बी पायरुविक एसिड, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोज 1-फॉस्फेट। कौन सा है एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बताइए। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड इज द राइट आंसर। मैं आपको देखिए ग्लाइकोलाइसिस से कुछ मेन पॉइंट्स बताता हूँ जो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस एक प्रकार का एनएरोबिक प्रोसेस है, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं। चाहे इसको आप अपने पॉइंट्स को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मैं फिर से बता देता हूँ, ग्लाइकोलाइसिस एक प्रकार की एनारोबिक प्रोसेस है और ये साइटोप्लाज्म में होती है। और ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं। ठीक है, पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। पायरुविक एसिड में 3 कार्बन कंपाउंड का होता है। और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में नेट गेन ऑफ 2 ATP होते हैं और 2 NADH+H+ होते हैं। ठीक है, आपको फिर से बता देता हूँ एक बात, ये वाली लास्ट वाली लाइन, कि ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन ऑफ 2 ATP होते हैं। ATP कितने नेट गेन होते हैं, 2, एंड NADH+H+ से कितने होते हैं, वो भी 2 होते हैं। तो 2 ATP एंड 2 NADH, 2 ATP प्लस 2 NADH प्लस H+। यहाँ पर H+ क्या है, एक प्रकार का प्रोटॉन है। ये क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में नेट गेन कितने होते हैं, 2 ATP और 2 NADH। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में ग्लाइकोलाइसिस की साइट कौन सी है बताइए। ए मीजोसोम, बी साइटोसोल, सी सेल मेम्ब्रेन एंड डी न्यूक्लियोइड। ग्लाइकोलाइसिस की साइट प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी, बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है। देखिए मैं बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साइटोसोल इज द करेक्ट आंसर। साइटोसोल इज द साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों करती है, ये ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं कि एनारोबिक ही करे, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि एनारोबिक करती है, लेकिन वो साइटोप्लाज्म में करती है। और आपको इस क्वेश्चन में बताता हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक और एरोबिक दोनों प्रोसेस करती है, जरूरी नहीं है कि एनारोबिक ही करे। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे भी कहते हैं, जो कि डिस्कवर्ड किया था किसने,
एमिडन ने, मेयरहॉफ ने एंड परनाज ने। किसने डिस्कवर किया था EMP पाथवे? एमिडन ने, मेयरहॉफ ने एंड परनाज ने। और ग्लाइकोलाइसिस एक एनारोबिक पाथवे है और एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है। बहुत डिफरेंस है, एनारोबिक पाथवे है और एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है। और साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस तो बता दिया आपको कि साइटोसोल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटाबॉलिक पाथवे इज अ कॉमन पाथवे इन बोथ एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन? कौन सा पाथवे दोनों में कॉमन है? पिछले ऑप्शन नंबर ए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल TCA साइकिल, ऑप्शन नंबर डी ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी EMP पाथवे, ऑप्शन नंबर डी क्रेब्स साइकिल। कौन सा है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का कॉमन पाथवे? बताइए। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस को ही EMP पाथवे कहते हैं और ग्लाइकोलाइसिस कैसा था? एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों था। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है इसका? करेक्ट आंसर होगा EMP पाथवे, क्योंकि EMP पाथवे को ही ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस में कौन सी प्रोसेस होती है? ऑप्शन नंबर ए कार्बोक्सिलेशन, ऑप्शन नंबर बी डीकार्बोक्सिलेशन, ऑप्शन नंबर सी रिडक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीडेशन। कौन सी प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस में होती है? बताइए। ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीडेशन होती है, कार्बोक्सिलेशन नहीं होती, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होती, रिडक्शन में नहीं होती। कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है, इसमें भी वही रीजन है कि ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप के कारण उसमें एक स्टेप ऑक्सीडेशन का भी होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब कह सकते हो कि इसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। एरोबिक प्रोसेस होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ग्लाइकोलाइसिस एक प्रकार का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव्स। फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव्स क्या देगा? कितने ATP मॉलिक्यूल्स देगा टर्मिनल ऑक्सीडेशन? एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH का 3 ATP, 12 ATP, 2 ATP, 1 ATP। कितने मॉलिक्यूल देगा ATP के? ATP के देगा 3 मॉलिक्यूल्स। टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव्स 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH gives 3 molecule of ATP and 1 molecule of FADH to produce 2 molecules of ATP। समझे? एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH के 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनाता है, लेकिन एक मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 का 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनाता है। दोनों में डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को ध्यान रखिए कि FADH2 2 ATP बनाता है और NADH 3 ATP बनाता है। समझे? अगला क्वेश्चन, which one of the following is complex fifth of the electron transport system of inner mitochondrial membrane? कौन सा फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में? ऑप्शन नंबर ए NADH डिहाइड्रोजिनेस, ऑप्शन नंबर बी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ऑप्शन नंबर सी यूबिक्विनोन, ऑप्शन नंबर डी ATP सिंथेज। फिर से बोलता हूँ ऑप्शन, NADH डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, यूबिक्विनोन, ATP सिंथेज। कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका? बताइए। करेक्ट आंसर विल बी ATP सिंथेज। ATP सिंथेज इज अ कॉम्प्लेक्स फिफ्थ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं एक कैरियर से दूसरे में थ्रू कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टू फोर्थ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, समझे? जब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं एक कैरियर से दूसरे कैरियर में फ्रॉम थ्रू द कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टू फोर्थ इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, देन दे आर कपल्ड टू ATP सिंथेज। तब वो ATP सिंथेज के साथ कपल्ड हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। मतलब कि जब
इलेक्ट्रॉन पास होते हैं एक कैरियर से दूसरे कैरियर में, वन कैरियर टू अनदर थ्रू कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से फोर्थ। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से फोर्थ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तब वे कपल होते हैं एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। वो एटीपी की प्रोडक्शन के लिए एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स फिफ्थ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दैट इज एटीपी सिंथेस। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होता है? नेट गेन ऑफ एटीपी होता है 34। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में 34 नेट गेन ऑफ एटीपी होता है, जिसमें से कि 30 NADH से आते हैं और 4 FADH2 से आते हैं। ठीक है, जो विच आर ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। 34 में से 30 NADH से आते हैं। ठीक है, और जो 4 होते हैं वो आते हैं FADH2। 4 FADH2 से आते हैं और 30 NADH से आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है वाला, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है 3 अपने को रिएक्शन दिए फर्मेंटेशन की। ठीक है, इसमें एक में ग्लूकोज से पार्विक एसिड और 2 ATP बन रहे हैं, जिसमें 2 NAD प्लस 2 NADH2 में चेंज हो रहा है। दूसरे में पार्विक एसिड से एथेनॉल प्लस CO2 बन रहा है, 2 NADH2 2 NAD प्लस में चेंज हो रहा है। तीसरे में पार्विक एसिड से लैक्टिक एसिड में हो रहा है, जिसमें कि 2 NADH2 2 NAD प्लस में हो रहा है। तो कौन सी फर्मेंटेशन इन्वॉल्व होगी इसमें, बताइए कौन सी फर्मेंटेशन प्रोसेस है तीनों में से? बताइए। फर्मेंटेशन प्रोसेस तीनों हैं भैया जी, तीनों ABC तीनों प्रोसेस फर्मेंटेशन की है। जब ग्लूकोज से पार्विक एसिड और 2 ATP बनाते हैं तब भी फर्मेंटेशन होता है, और जब पार्विक एसिड एथेनॉल और CO2 बनाते हैं तब भी फर्मेंटेशन होता है, और जब पार्विक एसिड लैक्टिक एसिड आता है तब भी फर्मेंटेशन होता है। अब बताइए, तीनों रिएक्शन फर्मेंटेशन है, तीनों फर्मेंटेशन की रिएक्शन है। और रिएक्शन को ये वाली याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में फंस सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगर मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ बोल लेता हूँ तो थोड़ा सा स्पीड को स्लो कर लीजिएगा, और मैं आपको सॉरी बोल देता हूँ, लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ कि बहुत थोड़ा आराम से चलूँ, लेकिन फ्लो में थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो जाता है, इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा वीडियो का जहाँ तेज़ हो जाए तो वहाँ पर वीडियो को टाइम में घटा लीजिए कि 0.7x में देख लीजिए, फिर 0.5x में देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके सॉरी बोलता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन, इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिडक्शन ऑफ NAD प्लस टू NADH occurs except A आइसोसेट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, B मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, C पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम, एंड D सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड। बताइए, सभी रिएक्शन ऐसी हैं, इन 4 में से 3 ऐसी रिएक्शन जिसमें से कि रिडक्शन होता है NAD प्लस से NADH में। ठीक है, अब कौन सी ऐसी रिएक्शन जिसमें नहीं होता है? सोचिए आंसर क्या होगा, बताइए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड में नहीं होता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में सक्सिनिक एसिड होती है जो अंडर कहाँ आती है, ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन से फ्यूमेरिक एसिड बनाती है। कैसे बनाती है? ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन से फ्यूमेरिक एसिड बनाती है, और FAD रिड्यूस होकर FADH2 बनाता है, और एंजाइम इन्वॉल्व होता है इसमें कौन सा, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज। मतलब कि सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड वाली रिएक्शन में, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड वाली रिएक्शन में क्या होता है, इसमें FAD से क्या चेंज होता है, FADH2 इसमें चेंज होता है। ठीक है, FAD क्या में चेंज होता है, FADH2 में चेंज होता है, ना कि NAD प्लस से NADH में चेंज होता है। सक्सिनिक फ्यूमेरिक एसिड वाले क्वेश्चन में, इसमें रिएक्शन में FAD से FADH2 में चेंज होता है, और बाकी जितनी आइसोसेट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम, इसमें NAD प्लस से NADH में चेंज होता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए फ्रॉम पायरुविक एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुविक एसिड क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड, डीकार्बोक्सिलेटेड, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर रिड्यूस्ड एंड आइसोमराइज्ड? क्या होता है पायरुविक एसिड? इसमें क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड भी होता है और डीकार्बोक्सिलेटेड भी होता है, ठीक है। पायरुविक एसिड इज डीकार्बोक्सिलेटेड by the process of oxidative decarboxylation। पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेटेड कैसे होता है? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस से होता है। टू प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड NaDH। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड NaDH प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। किस एंजाइम की हेल्प से? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस की मदद से, ठीक है। और डीकार्बोक्सिलेटेड होता है लेकिन ऑक्सीडेटिवली होता है, तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया और डीकार्बोक्सिलेटेड दोनों हो गए। तो करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी NADPH मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म इन अ सिंगल टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल? में कितने मॉलिक्यूल फॉर्म होगा बताइए? 4038। देखिए मैं बताता हूँ इसका ऑप्शन, पहले एक्सप्लेनेशन बताता हूँ आपको। क्रेब्स साइकिल में 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्रोड्यूस होते हैं और NADPH के एक भी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं होते। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम क्या पूछा है हमसे? क्वेश्चन ने पूछा है NADPH मॉलिक्यूल, और NADPH के एक ही मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं होते, तो मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी, 0। NADH के प्रोड्यूस होते हैं कितने मॉलिक्यूल? 3। NADH के प्रोड्यूस होते 3 मॉलिक्यूल, ना कि NADPH के मॉलिक्यूल, ओके। तो अगला क्वेश्चन दिया है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कैसा फ्लो होता है बताइए? अभी तो ऑप्शन आपको खुद पढ़ने होंगे इसके। चलिए बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर, बताइए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Fe+3 से Fe+2 में चेंज होता है, फिर Fe+3 में चेंज होता है, क्योंकि ये रिएक्शन होती है कॉम्प्लेक्स 1 में ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ये जो रिएक्शन दी है ये रिएक्शन होती है कॉम्प्लेक्स 1 में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कॉम्प्लेक्स 1 में रिएक्शन होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ सिंगल टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल कितने निकालते हैं बताइए? FADH2 कितने निकालता है? NADH2 कितने निकालता है? GTP कितने निकालता है? एक सिंगल टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल कितने बताइए? निकालिए बताइए। देखिए मैं बताता हूँ, निकालता है 1 FADH2, 3 NADH2 एंड 1 GTP के साथ साथ एक और चीज़ निकालता है, 2 CO2 मॉलिक्यूल। क्या करता है? 2 CO2 मॉलिक्यूल भी साथ में निकालता है। एक सिंगल टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड एक FADH2 बनाता है, 3 NADH2 बनाता है, एक GTP बनाता है और साथ साथ 2 CO2 के मॉलिक्यूल बनाता है। ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि डाटा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी ले लीजिए, चाहे सिट्रिक एसिड साइकिल ले लीजिए, चाहे ग्लाइकोलाइसिस ले लीजिए, ये डाटा दिए होते हैं, आपको डाटा याद ही करने पड़ेंगे आप, क्योंकि इनको समझ नहीं सकते कितने हाँ आप प्रोसेस समझ सकते हैं कि इसमें इतने निकलेंगे, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कितने निकलते हैं। नंबर आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी कितने निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन NCERT से आ सकता है, तो क्वेश्चन गलत मत करिएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द गिवन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? कोएंजाइम COQ, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A से A3 एंड ऑक्सीजन। बताइए। ऑप्शन नंबर ए COQ से साइटोक्रोम C इज H+ absorbing साइट। ऑप्शन नंबर बी AA2 से O2 H+ yielding साइट। ऑप्शन नंबर सी COQ से साइटोक्रोम C is H+ yielding site and AA3 O2 is the H+ absorbing site। भाई साहब, ऑप्शन नंबर डी नो H+ is absorbed or released। कौन सा होगा आंसर?
फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, विच ऑफ द इस फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द गिवन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी, COQ से साइटोक्रोम C इस H+ यील्डिंग साइट होता है और AA3 इज द ऑक्सीजन इस H+ एब्जॉर्बिंग साइट। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब ये देखिए, मैच द फॉलोइंग, बढ़िया, बहुत ना कुछ हार्ड नहीं इसमें, डायरेक्ट बहुत सिंपल, डायरेक्ट NCERT से दिमाग लगाइए, आंसर पाइए फटाफट। मैं आपको थोड़ा टाइम लेकर कराता हूँ, लेकिन एग्जाम जब आपको करना पड़ेगा तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 से 30 सेकंड, 30 से ज़्यादा तो सेकंड होने ही नहीं चाहिए। 30 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना है, और उसी 30 सेकंड के अंदर आपको 10 सेकंड के 10 सेकंड के अंदर पढ़ना है और 10 सेकंड के अंदर समझना है और 10 सेकंड के अंदर आपको OMR फिल करनी है। आप समझ लीजिए कितनी जल्दी करना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखें कि कम से कम 45 मिनट्स में 90 क्वेश्चन बायो के हो जाए। वैसे तो अब 100 आने लगे हैं तो टाइम बढ़ गया, 50 मिनट्स में 100 क्वेश्चन हो जाए बायो के, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट में 2 क्वेश्चन लेके चलना है आपको, तभी आप फिजिक्स में कवर कर पाएंगे, ना तो फिर आपका छूट जाएगा पेपर, फिर मत कहिएगा। ठीक है, और केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन आने लगे तो केमिस्ट्री तो आपको 1 घंटा ले जाएगा सीधा। तो आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम फिजिक्स के लिए 1 आवर एंड 30 मिनट्स 20 वहाँ मिलेंगे, 3 आवर 20 मिनट्स पेपर होना है, तो 20 मिनट्स वहाँ मिलेंगे और 10 मिनट्स यहाँ मिलेंगे, तो 1 आवर 30 मिनट हो जाएंगे। 1.5 घंटा पर 50 क्वेश्चन के लिए फिर भी आपको बहुत होते हैं। आप पर क्वेश्चन 2 मिनट भी देंगे तब भी आपके पास 10 मिनट कम हो रहा है फिर भी, लेकिन 90 क्वेश्चन के हिसाब से आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में देखते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, मिलाना है, बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, कौन सा नहीं होगा, बताइए। ग्लाइकोलाइसिस, क्या होगा ग्लाइकोलाइसिस, अभी भी पढ़ा था हमने। ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो ए का थर्ड, ए और बी ये दोनों तो हो गए नहीं। ठीक है, अब बात आती है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, बी का सेकंड, आंसर नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए मैं आपको इसमें एक बात बताता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में एक बात और बताता हूँ। ग्लाइकोलाइसिस साइट प्रोकैरियोट्स में साइटोसोल होती है, ठीक है, यूकैरियोट्स में भी साइटोसोल होती है। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, मत भूलिएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत दिमाग में रखिए कि किसको क्या कहते हैं, क्योंकि एक शब्द के दो नाम है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने उसने आपको नाम बस घुमा दिया तो। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। ये प्रोकैरियोट्स में साइटोसोल में होती है और यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में ETS प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है और यूकैरियोट्स में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। मैं आपको इसका क्वेश्चन का आंसर फिर से बताता हूँ। ठीक है, देखिए ग्लाइकोलाइसिस साइट में प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट दोनों साइटोसोल में होती है। ग्लाइकोलाइसिस में प्रो एंड यू दोनों साइटोसोल में होती है। ठीक है, एंड TCA साइकिल में प्रो साइटोसोल में होती है, यू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। ना हो तो लिख लीजिए। और ETS में प्रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है और यू मतलब यूकैरियोटिक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। और ETS को टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहते हैं और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ड्यूरिंग स्टारवेशन RQ वैल्यू विल बी, स्टारवेशन के दौरान RQ वैल्यू क्या होगी, बताइए। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी लेस देन यूनिटी, ऑप्शन नंबर सी लेस मोर देन यूनिटी, ऑप्शन नंबर डी यूनिटी। स्टारवेशन के दौरान करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेस देन यूनिटी। स्टारवेशन मतलब भूखमरी के कारण RQ का लेवल कितना हो जाता है, लेस देन यूनिटी, एक से कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कितने ATP निकालता है, बताइए। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, आपको एक तो क्वेश्चन पहले भी बताया था मैंने कि वो उसमें कितने ATP निकलते हैं। उसमें अपने वाले पिछले वाले क्वेश्चन कितने थे, 34।
लेकिन उसमें 30 NADH से निकलते थे और 4 FADH2 से निकलते थे। वो किस में था? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में था। और ये किस में कहा है? ग्लूकोज में कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 38 ATP निकलते हैं ग्लूकोज में। ठीक है, 38 ATP निकलते हैं, ध्यान रखिएगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन में एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 38 ATP निकलता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड 1 FADH2 रेस्पेक्टिवली गिव राइज टू डैश एंड डैश ATP मॉलिक्यूल। NADH कितने ATP के मॉलिक्यूल निकालेगा और FADH2 कितने मॉलिक्यूल ऑफ ATP निकालेगा ऑक्सीडेशन करने पर? ऑक्सीडेशन करने पर, ना कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करने पर। ठीक है, NADH निकालेगा कितने? 3। FADH2 कितने निकालेगा? 2। NADH कितने निकालेगा? 3। FADH2 निकालेगा 2। 3 और 2, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन को। स्मॉल प्रोटीन दैट इज अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया and acts as a mobile carrier for electron transfer is in oxidative phosphorylation is। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ते था एक बार आपके लिए। A small protein that is attached to the outer surface of the inner membrane of mitochondria and acts as a mobile carrier for electron transfer in oxidative phosphorylation is option number A, ubiquinone that receives electron from complex 1 only। Option number B, cytochrome C1 between complex 4 and complex 4th, third and fourth, and C में complex third and fourth cytochrome C है इसमें cytochrome C1 था B में। और ऑप्शन नंबर D, प्लास्टोसायोनिन। एग्ज़ाम में एक एक पॉइंट के ऑप्शन को एक एक पॉइंट बढ़िया से पढ़ना, मैं बता रहा हूँ। अगर उसने थोड़ा से भी चेंज किया, अब ऐसे में देखिए हम खुद कंफ्यूज हो गए। ऑप्शन नंबर बी में C1 दिया था, ऑप्शन नंबर सी में C दिया था, तो C1 और C हल्का सा माइन्यूट सा चेंज है, बहुत बहुत बारीकी से चेंज वो जरूर ध्यान रखिएगा। और थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ध्यान, ये क्या ये तो छोटी छोटी मिस्टेक बहुत प्रॉब्लम कर जाती है। अभी लगता है जब प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको देना छोटी छोटी मिस्टेक लगेगा कि हाँ क्वेश्चन सही कर रहा था मैं, लेकिन लास्ट में गलत आंसर कर दिया। फिर कभी कभार होता है कि क्वेश्चन सही आता है, आंसर आता है, लेकिन ओएमआर गलत फिल कर देते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के तो बिल्कुल नहीं नीट क्रैक हो सकता है। और आज के डेट में तो आप देखते ही हैं कि 15-15 लाख 20-20 लाख फॉर्म पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ मैं कह रहा हूँ आपसे, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, इतनी प्रैक्टिस। मैं इसलिए आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चंस वाली सीरीज़ लेके आया। मैंने सोचा कि शायद किसी तरह से तो हेल्प हो सकती है, तो मैंने सोचा कि यही क्वेश्चन वाली सीरीज़ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ले आऊँ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इसमें क्या था आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोक्रोम C बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3rd and 4th। एक स्मॉल प्रोटीन जो कि अटैच होता है आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर जो स्मॉल प्रोटीन अटैच होता है वो मोबाइल कैरियर की तरह काम करता है फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। मोबाइल कैरियर की तरह काम करता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो वो होता है साइटोक्रोम C जो कि कॉम्प्लेक्स 4, 3rd and 4th के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। कौन सा कनेक्टिंग लिंक है बताइए? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से। पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फॉस्फोइनोल पायरुवेट। कौन सा कनेक्टिंग लिंक है? कनेक्टिंग लिंक इज द एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। सो फाइनली गाइस वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन, और आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड लास्ट में ये एडवाइस रहेगी कि लर्न एवरीडे। हमेशा यही हर वीडियो में यही एडवाइस देता रहूँगा कि लर्न एवरीडे। भले थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन ये रखिए कंटिन्यू रखिए। अब ये नहीं कि 2 दिन पढ़ा फिर 3 दिन छोड़ दे, ये नहीं, कंटिन्यू रखिए। भले आप 4-5 घंटे 6 घंटे सेल्फ स्टडी करिए, लेकिन कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो यहीं पर सेशन खत्म समाप्त करते हैं। और अगला सेशन आएगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर, उसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लाऊंगा। तो अगला सेशन देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर गाइस, बाय बाय।